हेलो बच्चों, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। क्या होता है पृष्ठ रसायन? देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ठोस पदार्थों की सतह और उस पर होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब है किसी भी ठोस पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ का एकत्रीकरण होना, इकट्ठा होना, अणुओं का जमा होना अधिशोषण कहलाता है। देखिए, ये क्या है? एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सतह। यह एक सतह की घटना है। जैसे हमने इस पर लिखा है, तो इसमें जो ब्लैक मार्कर जो है आपका, जो शाही के अणु हैं, वो कहीं पे इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं। अब आप इसको क्या करते हैं? रब करते हैं तो साफ हो जाता है, ये तो अलग हो जाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? अधिशोषण होता है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो क्या है? अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण उत्पन्न सतह पर सांद्रण में परिवर्तन। जो इसकी सतह है, जो अपशिष्ट बल हैं, जो अणु हैं, उनके द्वारा जो बल लगता है, उसके कारण जो इसकी सतह के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। देखिए, जो हमारा पदार्थ है, जो जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा रहता है, उसे अधिशोषक कहा जाता है तथा जमा होने वाले पदार्थ को अधिशोषित कहा जाता है। देखिए, जैसा सिंपल सा एग्जांपल आपके पास व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड आपका क्या है? अधिशोषक है। जो आपने ब्लैक इंक या ब्लू इंक से लिखा है, वो आपके क्या हैं? अधिशोषित हैं। जैसे आपका जो कपड़ा है, कपड़े पर जो धूल के कण हैं, उनका जमा होना। जो धूल के कण हैं वो आपके क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। और जो कपड़ा है वो आपका क्या है? अधिशोषक है। दूसरा, जैसे प्लेटिनम धातु है, उसकी सतह पर हाइड्रोजन का जमा होना। जो हमारा प्लेटिनम है वो हमारा क्या है? अधिशोषक है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है? अधिशोषित है, क्योंकि वो उसके ऊपर आकर जमा होती है। देखिए, हमारा है अवशोषण। अवशोषण क्या है? देखिए, जिसमें आपका जो अधिशोषित है वो अधिशोषक के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब है उसमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, अवशोषण कहलाता है। जैसे सोख्ता कागज द्वारा शाही का अवशोषण या स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण। देखिए, शोषण क्या है? देखिए, शोषण क्या है? जिस घटना में आपका अधिशोषण और अवशोषण दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। जैसे प्लेटिनम को हाइड्रोजन के संपर्क में लाया जाता है। देखिए, जब प्लेटिनम धातु को हाइड्रोजन के संपर्क में लाया जाता है तो शोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। विशोषण, विशोषण क्या है? किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोषित को अलग करना। देखिए, जो आपका अधिशोषक है उसकी सतह से जो अधिशोषित है उसको अलग करना क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। जैसे आपके पास जो व्हाइट बोर्ड है, इसकी सतह पे से आपका जो इंक है, जो आपका लिखा हुआ है, उसको हटाना ही क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। देखिए, हमारा है धनात्मक या ऋणात्मक तथा ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक का मतलब है प्लस। देखिए, जब आपका जो अधिशोषक है उसके अभ्यंतर की अपेक्षा उसकी सतह पर जो सांद्रण होगा वो अधिक होगा, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण। और इसके विपरीत जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऋणात्मक अधिशोषण होता है। देखिए, अधिशोषण के प्रकार। देखिए, जो आपका अणु का अधिशोषक की सतह और आबंध करने वाले बल की प्रकृति है, उसके आधार पर ठोस सतह पर अधिशोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक अधिशोषण या वान डेर वाल अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या है? जब देखिए आपका अधिशोषण की प्रक्रिया में निहित अणुओं को सतह से, अणु जो हैं
वो सतह से जुड़ने वाला जो बल है वो कैसा होगा, दुर्बल वान डेर वाल बल होगा। तो हमारा जो अधिशोषण है वो कैसा होता है, भौतिक अधिशोषण होता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। सबसे पहला, इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, अर्थात जो इनकी प्रकृति है वो एक विशेष प्रकार की प्रकृति नहीं होती। यह प्राय उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जब आपका भौतिक अधिशोषण हो गया, अर्थात जो अणु है वो सतह पर आके चिपक गए, तो उन अणुओं को पुनः क्या किया जा सकता है, वहां से हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जो इसकी अधिशोषण ऊष्मा का मान है वो 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। यह बहुपर्तीय होता है, अर्थात इसमें जो एक से ज़्यादा परत होती है, अनेक परत होती है। जैसे ही हम ताप वृद्धि करते हैं तो हमारा जो भौतिक अधिशोषण है वो कम होता है, और जब हम गैस के दाब में वृद्धि करते हैं तो भौतिक अधिशोषण में भी वृद्धि हो जाती। रासायनिक अधिशोषण, देखिए जब हमारे पास जो गैस के अणु हैं वो अधिशोषक की सतह पर प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। जो इसके लक्षण हैं, सबसे पहला, इसकी प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, अर्थात ये विशेष प्रकृति का होता है। दूसरा, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है अगर आपका रासायनिक अधिशोषण हो गया तो वो दोबारा से कहीं में अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। जैसे जो सोखता कागज है वो स्याही को सोख लेता है, तो उसमें से स्याही और सोखता कागज को अलग नहीं किया जा सकता। यह ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो चीजें हैं। ऊष्माशोषी जिसमें बाहर से ऊष्मा ली जाती है, ऊष्माक्षेपी जिसमें बाहर ऊष्मा निकलती है। तो ये कैसा है, इसमें से बाहर ऊष्मा निकलती है। जो इसकी अधिशोषण ऊष्मा का मान है वो 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। यह प्राय एक परतीय होता है, अर्थात इसकी क्या होती है, केवल एक ही परत होती है। अगला पॉइंट है, ताप में वृद्धि करने पर पहले इसमें वृद्धि होगी, उसके पश्चात कमी होती है। देखिए जो इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान है वो कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। अधिशोषण के अनुप्रयोग में सबसे पहला है रंगीन पदार्थों को अलग करने में। देखिए जो रंगीन हैं उनको अलग अलग करने में, जल के शुद्धिकरण में, फेन पलवन विधि में, गैस मास्क बनाने में, नमी को दूर करने में, और निष्क्रिय वातावरण में जो निष्क्रिय गैस हैं उनके पृथक्करण में, जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया का वेग है उसको चाहे तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए जो हमारे पास सबसे पहला धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, अर्थात वे उत्प्रेरक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, धनात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, वनस्पति तेल है, जब हम उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। जो एनआई उत्प्रेरक है वो क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है, ये यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ऐसे ही हाइड्रोजन प्रोक्साइड का विघटन है, अपघटन है, टूटना है। देखिए हाइड्रोजन प्रोक्साइड 2H2O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक का मतलब होता है कम होना, अर्थात जो उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं, और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए जैसे इसका उदाहरण है, वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराए जाने पर। देखिए जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है उसकी उपस्थिति में यदि हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वो फास्जीन गैस COCl2 एक विषैली गैस है, उसका निर्माण करता है।
इसलिए जो भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म है उसमें हम एथिल अल्कोहल मिला के उसे हम कहीं में रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल है वो कहीं ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात वो उस विषैली गैस का निर्माण नहीं होने देता। समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, देखिए जैसे हम विलयन पढ़ते हैं समांगी और विषमांगी। समांगी क्या है? जब आपका प्रत्येक घटक एक जैसा होता है। तो यहाँ पे घटक क्या है? आपके पास जो आपका अभिकारक और उत्प्रेरक है उनकी जब भौतिक अवस्था एक जैसी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। जब आपका अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक जैसी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे आपके पास क्या है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, इसकी उपस्थिति में जब सल्फर डाइऑक्साइड का, देखिए जो इसका उदाहरण है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, देखिए 2SO2 प्लस का O2 इज इक्वल टू NO, प्रेरक में 2SO3 बनता है। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है। अगला जो पॉइंट है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शर्करा का जल अपघटन। देखिए जो शर्करा है C12H22O11 प्लस का H2, ये क्या है? इसका एक जलीय विलयन है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 वो भी कैसा है? एक्वस है, विलयन है। तो यहाँ से क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। देखिए हमारा जो पॉइंट है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी क्या है? देखिए समांगी हमने पढ़ा था, उसके बाद विषमांगी आता है अगले पॉइंट में। देखिए जब हमारे पास जो अभिकारक है और उत्प्रेरक है उसकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होगी? अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 में Fe उत्प्रेरक है। यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो गैस हैं, Fe क्या है? एक ठोस है। तो ये क्या हुआ? अलग हुआ। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में 2SO2 प्लस का O2 इज इक्वल टू 2SO3 Pt उत्प्रेरक है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है, जो हमारा Pt है वो कैसा है? ठोस है। अगला पॉइंट है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण क्या होता है? देखिए जब हमारे पास कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में जो उत्पन्न होने वाला उत्पाद पदार्थ है वो स्वयं ही कहीं का उत्प्रेरक का कार्य करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एथिल एसीटेट एस्टर के जल अपघटन में जो एसिटिक अम्ल उत्पन्न होता है वो स्व उत्प्रेरण का कार्य करता है। समीकरण क्या होगा? CH3COO C2H5 प्लस का H2O इज इक्वल टू CH3COOH प्लस का C2H5OH। जो एसिटिक अम्ल है वो इस अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? प्रभावित करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। देखिए प्रेरित उत्प्रेरण। देखिए जब हमारे पास कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है वो सामान्य परिस्थिति में संपन्न नहीं होती, लेकिन जब उसके साथ किसी अन्य अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करती है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे सोडियम आर्सेनाइट है, वायु के द्वारा इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन वायु को यदि हम सोडियम आर्सेनाइट और सोडियम सल्फाइड के मिश्रण में प्रवाहित करते हैं तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए उत्प्रेरक वर्धक। देखिए वे पदार्थ जो अपने आप उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते लेकिन उनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। वर्धक का मतलब है बढ़ाना, जो उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है। हैबर विधि में N2 + 3H2 इज इक्वल टू Fe MO उत्प्रेरक वर्धक है और 2NH3 है। यहाँ पे जो हमारे पास है Fe क्या है? उत्प्रेरक है। जो MO मोलिब्डेनम है वो उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। उत्प्रेरक विष।
देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, अर्थात जो उत्प्रेरक पदार्थ नहीं होते लेकिन वो उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता को समाप्त कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अर्थात जो उत्प्रेरक पदार्थ है उसकी क्रियाशीलता को कम करेंगे या समाप्त कर देंगे, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में 2SO2 + O2 = 2SO3 में प्लेटिनम क्या है? उत्प्रेरक है, लेकिन जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो हमारा उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक अभिकारकों के लक्षण, सबसे पहला है, देखिए जैसा भी हम उत्प्रेरक लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उसके भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है लेकिन उसका भार और संगठन जो का त्यों रहता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए हमें सूक्ष्म मात्रा में ही उत्प्रेरक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तीसरी बात है, उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है, अर्थात अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए हम अलग अलग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए जो उत्प्रेरक पदार्थ है वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता बल्कि उसके वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। जो अभिक्रिया उसके वेग को प्रारंभ ना करके बल्कि उसको क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। देखिए, एक निश्चित ताप पर ही हमारा जो उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता कैसी होती है? अधिकतम होती है। एंजाइम उत्प्रेरण, देखिए विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जीवन तंत्र में जो जैव तंत्र है उसमें संपन्न होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं जो प्रोटीन्स, उनको हम प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं। जैसे हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटन होता है। देखिए, जो एंजाइम की क्रियाविधि है वो किसने दी थी? फिशर ने दी थी। इस कौन सी विधि है? ताला चाबी विधि है। जैसे हमारे पास जो ताला है, ताले में जब हम चाबी डालते हैं तो वो लॉक हो जाता है, घुमाने के बाद लॉक होता है और चाबी बाहर निकल जाती है। ऐसे ही हमारे पास जो सबस्ट्रेट, जो एंजाइम और क्रियाकारी पदार्थ है, एंजाइम को ई से क्रियाकारी पदार्थ को एज सबस्ट्रेट से कन्वर्ट करते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट का निर्माण करते हैं। जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उसमें से कहीं का निर्माण होता है, एंजाइम प्रोडक्ट का निर्माण होता है, और जो एंजाइम प्रोडक्ट है उससे हमारा जो एंजाइम और उत्पाद है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्रियाविधि किसकी है? फिशर की ताला चाबी क्रियाविधि है। धन्यवाद।